अगर आप देखते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कोई ऐसा टॉपिक रह नहीं जाएगा जो आपको समझ में नहीं आए। और ये भी कहता हूं कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं 100% आपकी औकात नहीं कि आपको ये समझ नहीं आए। सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ठोस अवस्था। ठोस अवस्था एक पूरा लेसन है। अब ये लेसन हम इतना जल्दी नहीं सीखेंगे, जल्दी मतलब कोई जल्दबाजी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। देखो, क्लास 12th के लिए ठोस अवस्था इस लेसन से मैं बता दूं 5 नंबर में आता ही आता है एग्जाम में। कितने नंबर में? 5 नंबर की पूरी तैयारी है, तो 5 नंबर पाना इतना आसान भी नहीं होता। इस वीडियो में मैं क्लास 12th जो ठोस अवस्था है इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, विस्तृत उत्तरी और आंकित प्रश्न सभी चीजें कवर करूंगा 1 बाय 1 करके। आई होप आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप देखते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कोई ऐसा टॉपिक रह नहीं जाएगा जो आपको समझ में नहीं आए। और ये भी कहता हूं कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं 100% आपकी औकात नहीं कि आपको ये समझ नहीं आए। औकात नहीं, गारंटी है। क्यों? क्योंकि आज हर एक टॉपिक के बारे में गहराई से सीखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्लास 12th ठोस अवस्था। इसमें से 5 नंबर का आएगा। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बता दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है साथ साथ में। और फिर इसके बाद आपको 1 बाय 1 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन उठा उठा के भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में सबसे पहला जो हेडिंग होता है वह होता है ठोस। पहला हेडिंग क्या हो जाता है? ठोस होता है। ठोस होता क्या है? ठोस जो होता है, ठोस ठोस देखिए, डस्टर है ना। डस्टर में क्या है? इसका आकार, आयतन क्या है, सभी चीजें निश्चित होती हैं। आकार, आयतन जो क्या है इसके निश्चित होते हैं, वही ठोस होता है। अब डस्टर को कितना भी मारो, अब क्या है ये, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। यानी कि जैसे ईंट है, ईंट को मैंने ले लिया तो ईंट में भी एक निश्चित रहता है कि वो ईंट जो है इसी प्रकार से कुछ रहेगा, निश्चित रहेगा। एक डस्टर है, ये डस्टर जो है इसका भी आकार और आयतन निश्चित है, इसका वजन भी एक प्रकार से निश्चित है कि ये जो डस्टर बनेगा, अगर इस तरह का डस्टर बन रहा है तो ऐसे ही रहेगा, है ना। ये चीज होता है ठोस अवस्था। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो ठोस अवस्था होते हैं इसको पहचाने के कैसे। देखो, ठोस अवस्था के आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और इसमें अगर हम इसमें गड्ढा कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है, काफी ज्यादा बल लगेगा, यानी अंदर फिर भी जल्दी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तब उसके बाद जाएगा। तो ये क्या है? ये ठोस है। ये क्या है? ये ठोस है। इसके अंदर कुछ जा नहीं रहा है। इसके आकार और आयतन क्या है? पूर्ण रूप से निश्चित है। सो आई होप आप इसको समझे होंगे। अब चलो देखते हैं कॉपी में। देखो ध्यान से, यहां पर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था लेसन स्टार्ट हो चुका है, पूरा हर एक चीज कवर करूंगा, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा, ठोस अवस्था क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस के गुण जो होते हैं, पहला जो होता है, ठोस क्या होता है? कठोर होता है। ठोस क्या होता है भैया? कठोर होता है। लिख लो, ठोस कठोर होता है। सेकंड क्या होता है? देखो, ठोस तो कठोर होता है। ठोस जो होता है वो कणों के बीच लगने वाला बल बहुत शक्तिशाली होता है। ठोस कणों के बीच लगने वाला बल बहुत कठोर होता है ना। बहुत क्या होता है? शक्तिशाली होता है, या क्या होता है? कठोर होता है, शक्तिशाली होता है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कठोर होता है, ठीक है ना। ठोस पहली बात तो कठोर होता है। फिर ठोस कणों के बीच जो लगने वाला, जैसे दो कण हैं, इनके बीच में अगर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा, कठोर होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। क्या होते हैं भैया? निश्चित होते हैं, ठीक है, निश्चित होते हैं, ठीक है। ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और ठोस जो होता है विद्युत के क्या होता है? सुचालक होता है। ठोस विद्युत के
सुचालक होता है, सुचालक होता है। समझ आया? ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ठोस के प्रकार, आप हेडिंग डाल दे सकते हैं कि ठोस के प्रकार। देखिए ठोस जो है, अब देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? पहला हेडिंग डालिएगा क्रिस्टलीय ठोस, वैसे आपको कॉपी में भी दिख रहा होगा। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है भैया? क्रिस्टलीय ठोस ये क्या होता है देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वह होता है, वे ठोस जिनके कण, ऐसा ठोस, देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसा ठोस जो निश्चित क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस समझ आ गया क्या? क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जो जिसके कण क्या होते हैं? एक दूसरे से एक सही क्रम में, एक निश्चित कण क्या होता है? जैसे कण होता है आपका अणु, परमाणु और आयतन, ये क्या होते हैं? कण होते हैं। कण क्या होता है? अणु, परमाणु और आयतन जो होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। तो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, वही क्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसे अब ये एक दूसरे से क्या हुए? आपस में जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे करके आप डायग्राम बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार से बना लो जितना बना पा रहे हो, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? यही आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो एक दूसरे से एक सही तरीके से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। बंद करो। जैसे हीरा हो गया, है ना? तो हीरा भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में ही आता है। क्वार्टर भी क्या होता है? वो क्रिस्टलीय ठोस में ही आता है। अब इसके जो कैसे हम इसको पहचानेंगे, देखिए क्रिस्टलीय ठोस एक ठोस की तरह होता है, जैसे इसके आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, और इसको अधिक ताप देने पर, यानी मतलब एक समान रूप से ताप देने पर ये क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। मतलब इतना आसान तरीके से नहीं पिघलते हैं, ऐसा भी नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, समझ लो। अभी समझ लो क्रिस्टलीय ठोस मतलब लोहा। लोहा क्या? हीरा तो है, हीरा मान लेते हैं, हीरा हो गया, क्वार्टज हो गया। अब हम लोहा को अगर मान के चलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिएगा ध्यान से, लोहा जो है इतना आसानी के साथ पिघलता नहीं है। अगर मैं उसको पीटता हूं काफी ज्यादा फिर भी वो पिघलता नहीं है जल्दी, लेकिन हाँ एक ऐसा समय आएगा जब वो भी पिघल जाता है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना? अब तुरंत हम देख लेते हैं, पहले क्रिस्टलीय ठोस देख लो, फिर हम देखते हैं ठोस के प्रकार। ठोस जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या होता है भैया? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। पहला क्या हो जाता है? क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं, यानी क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आप मान सकते हैं हीरा या क्वार्टज, हीरा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप मान सकते हैं हीरा हो गया, है ना, क्वार्टज हो गया, ये जो होते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। जैसे ग्रेफाइट भी है, सिल्वर, बहुत चीजें हैं यार, ग्रेफाइट, सिल्वर, ये सब क्या आते हैं? ये क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। तो ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। चलो चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये रहा, अच्छे से बनाइए चाहे तो, ठीक है, यहाँ से यूं यो, तो ये क्या है? एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं एक व्यवस्थित क्रम में, यही क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। देखिए यार उतना मस्त मुझसे नहीं बन पा रहा, पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो गया आज। चलो बना के ट्राई करते हैं, अच्छे से बन तो गया। तो ये क्या होते हैं? यही क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ब्रोमीन भी हो गया, तो ये क्या आते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब इसके गुण देख लेते हैं। गुण कैसे पहचानेंगे? भेली खाने वाला गुण थोड़ी ना। देखो इनमें जो कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, क्या है? इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। व्यवस्था क्या होती है? एक निश्चित व्यवस्था होती है। यह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं। यह किसी
निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ये इतना आसानी के साथ, मतलब निश्चित ताप मतलब क्या है, ये इतना आसानी के साथ पिघल नहीं जाते। जैसे मोमबत्ती है, उसको जलाते हैं हम, तुरंत पिघलने स्टार्ट हो जाता है या जलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे लोहा वोहा हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, हीरा हो गया, चांदी, तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा गर्म करेंगे तब ये जाते कि पिघलेगा। देखो हर एक चीज़ पिघलता है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ जो ना पिघले, मतलब पिघले या ख़त्म हो जाए वही चीज़ होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे अक्रिस्टलीय ठोस। चलो, अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस का सेम उल्टा होता है। हेडिंग डालिए अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये निश्चित क्रम में नहीं जुड़े हुए होते हैं। और ये जैसे ये प्रकार से मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती क्या है, वो थोड़ा सा ही ताप देने पर उसको अगर हम जलाते हैं ना यार, तो तुरंत पिघल जाता है, पिघल के फैल जाता है। तो वो मोमबत्ती एक प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी उसको हम थोड़ा सा भी ताप दे देते हैं या थोड़ा सा भी उसे हम गर्म कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। वही क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और ये निश्चित व्यवस्था में भी नहीं जुड़े होते हैं। यहाँ सूर्य जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, कहीं भी उल्टा सीधा जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर इसका मैं बढ़िया एग्जाम्पल देखूँ ना, तो वो है क्या, मोमबत्ती। जैसे मोमबत्ती क्या होता है भैया, मोमबत्ती एक ऐसा चीज़ है जिसे अब उसको मैं थोड़ा सा भी जलाया, जलाने पर उसके पास जो देखते होंगे तेल की तरह पिघल जाता है, फैल जाता है, वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कोई खिचड़ी तो नहीं बन रहा है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जो एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित व्यवस्था से नहीं जुड़े होते हैं। अब जैसे कोरोना आया, कोरोना कुछ इस प्रकार से बना होता है, ऐसे ऐसे करके देखने में जंडाइल सा लगता है, रिश्ता देख रहे हो, ऐसे कुछ तरह से देखने में लगता है। तो देख रहे हो ना, ये कहीं यहाँ पर आकर उठ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ गड्ढा हो गया, यहाँ गड्ढा हो गया, तो इस प्रकार से होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप इसको भी आप समझे होंगे। चलो हम देखते हैं कॉपी में। चलो देखो, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वे ठोस जिनके एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते, जिनके कण यहाँ पर लिखिए कण ना, जिनके कण जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, वही क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। देखो अक्रिस्टलीय ठोस के गुण देख लेते हैं। जैसे पहला गुण क्या है, इससे ताप देने पर तुरंत क्या हो जाता है, पिघल जाता है या नरम हो जाता है। इसे ताप देने पर नर्म हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इसे ताप देते ही क्या हो जाएगा, ये नरम हो जाता है ना। और इनके जो बस सेम क्रिस्टलीय ठोस के उल्टा है, इनके कणों की व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इनकी जो कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। और ये समदैशिक प्रकृति होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। वो विषमदैशिक था, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आणविक ठोस। क्या होता है भैया, आणविक ठोस होता है। पहला क्या होता है, आणविक ठोस। अब ऐसा नहीं है कोई कि मतलब इसको पहले करते हैं फिर इसको बाद में करेंगे, फिर ऐसे नहीं। अब दूसरा क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, और लास्ट क्या है, सहसंयोजक ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस के जो है भैया प्रकार होते हैं, है ना। अब आणविक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस, अब हम इसी से ही इस जो यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है ना, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस,
बहुत आसान होता है। आणविक ठोस जो होता है ये अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? अणुओं से। ये किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब इसी से निकल रहा है, देखिए आणविक अणुओं से। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या है। पहला जिससे 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है आणविक ठोस, आयनिक ठोस। एक एक करके हम देखते हैं। आणविक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। ये बहुत कम ताप पर क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। जैसे हम I2 ले लिए, I2 को क्या हम बोलते हैं? आयोडीन। मैंने आयोडीन ले लिया, या CCl4 ले लिया, यानी क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी I2 ले लिया या CCl4 ले लिया, यानी आणविक क्या है ये? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहे आयोडीन, इससे क्या होते हैं? ये अणुओं से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस, देखिए समझ में आ रहा है, ये अणुओं से ही मिलकर बना होता होगा, वही आणविक ठोस होता है। ठीक है, अब देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक आयनों से मिलकर बना होता है, धात्विक धातुओं से। और सहसंयोजक क्या होता है? सहसंयोजक से मिलकर बना होता है। अब इसको मैं एक कॉपी में देखता हूं, चलो देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम और देख लेते हैं। सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस क्या होता है? एक ठोस दूसरे ठोस से क्या होते हैं? आपस में मिलकर बने होते हैं, वह क्या हो जाता है? सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? एक ठोस एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। जैसे धात्विक ठोस और आयनिक ठोस मिलकर बन गया। जैसे अभी हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हमारे अगर मिठाई तगड़ा रहता है तो कहीं छेना दे दिया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ और मिठाई। अगर नए रिश्तेदार आते हैं और अगर इधर उधर वाले आ गए ना, तो उनको बिस्कुट भी प्रकार से नहीं दिया जाता है ठीक से अच्छे से। तो क्या है ना, तो सहसंयोजक ठोस वह होता है जिसमें रसगुल्ला भी आ गया, उसमें क्या आ गया, और बर्फी भी आ गया, या अलग अलग प्रकार से छेना वगैरह आ गया। तो ये क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। तो मुंह में पानी आ गया ना आप सबके, चलो कोई बात नहीं, मंगा के खा लेना। तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है? जो अलग अलग ठोस, यानी अलग अलग ठोस आपस में मिलकर बने होते हैं, वह क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस होते हैं। ठीक है ना, आ गया ठोस। आयनिक से समझ में आ रहा है कि ये आयनों से मिलकर बना होगा। ठीक है ना, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। ये द्रव की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं आयनिक ठोस को हम KCl, क्या हो गए? पोटेशियम क्लोराइड। चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, चाहे मैग्नीशियम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब देखो और चाहे तो NaCl हो गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब इसको तोड़ेंगे अगर तो क्या हो गया? Na प्लस देगा, Cl माइनस दे देता है। Cl क्या देता है? माइनस देता है। तो ये चीज है आयनिक ठोस। तो आइए, आयनों में आते ही क्या हो जाते हैं? ये टूट जाते हैं ना। ये आयनों से मिलकर बने होते हैं, वो आयनिक ठोस होते हैं। जो अणुओं से मिलकर बना होता है वो आणविक ठोस होता है। जो धातुओं से मिलकर बना होता है वो धात्विक ठोस। मतलब इसी में जो आपका दिख रहा है हेडिंग, उसी में आपका आंसर छुपा है। जैसे कापर हो गया, है ना, फेरस हो गया, ये सब क्या होता है? धात्विक ठोस होता है। अगला है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है ना। सहसंयोजक का हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल के अंदर का जो ब्लैक कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइट, है ना भैया, क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट ही बोलते हैं। देखो ये कार्बन का अपद्रव्य है। सहसंयोजक ठोस जो होता है वो कार्बन का अपद्रव्य होता है, जो काले और भूरे रंग का होता है ना। और यह एक ऐसा अधातु है जिसे विद्युत धारा भी ग्रेफाइट का पेंसिल में होता है ना। इसका यूज कहाँ हम करते हैं? पेंसिल के रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है? जो कई ठोसों से मिलकर बने होते हैं, कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कई धात्विक ठोसों, जैसे धात्विक ठोस और आयनिक ठोस को मिलाकर हम बना देते हैं, वो क्या हो जाता है? सहसंयोजक ठोस होता है। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पेज। अब देखिए अगला है एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका जो होता है यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा क्या है? केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका क्या होता है? ऐसा सेल या कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर होता है। यानी कि आद्य मतलब 8,
आद्य मतलब क्या हो गया, आठों कोनों पर होता है, वही क्या होता है, आद्य एकक कोष्टिका होता है। ठीक है ना, आद्य एकक कोष्टिका यानी एक कोना यहाँ हो गया, एक कोना यहाँ हो गया, एक कोना यहाँ, 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 यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ये जो आठों कोनों पर होता है वही आद्य कोष्टिका। अब इससे ही देखने पे पता चल जा रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो भूल गया मैं, यहाँ पर हो गया 8। तो आद्य एकक कोष्टिका क्या होता है, यही जो आठों कोनों पर, देखिए जिसमें परमाणु घन के केवल आठों कोनों पर उपस्थित, जो परमाणु घन है वो आठों कोनों पर उपस्थित होता है, वही आद्य एकक कोष्टिका होता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रित एकक कोष्टिका। ऐसा एकक कोष्टिका जो घन के किसी न किसी केंद्र पर अवश्य उपस्थित होता है, किसी भी केंद्र पर उपस्थित होता है, यानी कि बीच में कहीं पे उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, ये क्या हो गया आपका केंद्रित, केंद्र में यानी बीच में उपस्थित होता है, वही केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। ठीक है ना। केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार देख लेते हैं। ये कितने प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलो देख लेते हैं। पहला है, लिखिए, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय, देखिएगा, काय केंद्रित एकक कोष्टिका पहला हो गया। दूसरा क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरा क्या है, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, ध्यान देना एकदम। काय केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका होते हैं। तो केंद्रित एकक कोष्टिका के कितने मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है काय केंद्रित, दूसरा है फलक केंद्रित और तीसरा है लास्ट इज अंत केंद्रित। अब हम देखते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता क्या है। और काय केंद्रित एकक कोष्टिका को हम क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। कौन सा सीसी, बीसीसी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिएगा, काय केंद्रित एकक कोष्टिका ऐसा एकक कोष्टिका जिसके परमाणु घन के कोनों के साथ साथ, यानी कि घन के कोनों पर भी हो और बीच में भी हो, उपस्थित हो, वही क्या होता है, काय केंद्रित। यानी कि देखिएगा ध्यान से, इसको मैंने बना दिया, इसको मैंने क्या किया, बना दिया, यानी कि ये कह रहा है एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और बीच में भी उपस्थित हो, वही क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। ऐसा एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के कोनों के साथ साथ, मतलब कोनों में भी हो और बीच में भी हो, वही क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। यानी कि कोनों के साथ साथ केंद्र पे भी उपस्थित होता है, वही क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। ठीक है। अब देखिए रिक्ति, रिक्ति मतलब खाली स्थान। अगर ऐसे समझ में आ रहा है, रिक्ति मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान ही है। देखो, जब ठोस कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान पर में भी कुछ स्थान रिक्त हो जाता है। यानी कि अगर मैं ऐसे ऐसे बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, एक बेंच यहाँ हो गया, एक बेंच यहाँ पे बैठे, यहाँ पर इसको लेकर आकर यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, इसको भी लाकर खड़ा कर दिया, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जगह बच रहा है। जो एक व्यवस्थित किया जाता है, एक व्यवस्थित क्रम में किया जाता है, उसमें जो जगह बच रहा है, जो स्पेस बच रहा है, वही हमारा क्या होता है, रिक्ति होता है। वही खाली स्थान, रिक्ति या खाली भी होता है, वही हमारा क्या होता है, रिक्ति होता है। अब रिक्ति के प्रकार भी है। रिक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, चतुष्फलकी, चतुष्फलकी, और दूसरा क्या होता है, अष्टफलकी। अष्टफलकी, चतुष्फलकी क्या होता है, अब हम देखते हैं चतुष्फलकी और रिक्ति और अष्टफलकी। चतुष्फलकी रिक्ति क्या होते हैं, जब 3 गोला है, अब ऊपर वाला गोला नहीं मेरे बाबू, ऊपर वाला गोला कहीं से और नहीं। देखो, चतुष्फलकी जो होता है, इसमें चतुष्फलकी, अब इसमें नाम से पता चल रहा है, चतुष मतलब 4 होंगे। चतुष मतलब क्या लग रहा है, 4 होंगे, लेकिन ऐसा ही है। चतुष्फलकी है जो, उसमें क्या है, 3 गोले हैं, उसमें एक गोला और उठा के हम रख देते हैं, तो जो हमारा बनता है वो हमारा हो जाता है चतुष्फलकी। चतुष्फलकी क्या हो जाता है भैया, 3 गोले आपस में सटा कर रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक गोला और उठा के पटक दिया जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है,
चतुष्फलकी होता है। अब हम देखते हैं अष्टफलकी। अष्टफलकी क्या होता है? तीन गोले आपस में सटा कर रखे हुए हैं। तीन गोले क्या हुए हैं? आपस में सटा के रखे हुए हैं। तीन गोले इसके ऊपर से और लाद दिए, 1 2 3, ये क्या हो गए? अष्टफलकी, यानी चतुष्फलकी अष्टफलकी। चतुष्फलकी अष्टफलकी का क्या होता है? दोगुना होता है। अगर संबंध पूछ लिया गया तो चतुष्फलकी अष्टफलकी का क्या होता है? दोगुना होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, चतुष्फलकी अष्टफलकी। अब देखो चतुष मतलब चार, चार था इसमें, चार था, रियल में चार था, लेकिन इसमें 6 है, यानी कि चतुष्फलकी का दोगुना, ठीक है ना। तो अष्टफलकी क्या होता है? इसमें तीन गोले आपस में सटा कर रखे होते हैं और तीन गोले को और ऊपर से उठा के पटक दिया जाता है इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाता है? अष्टफलकी रिक्ति हो जाता है। आई होप समझे होंगे इसको भी। चलो, होता है जब तीन गोले, क्या है? तीन गोले। अब ऊपर वाले बम गोला कोई अलग से नहीं, कोई बम में नहीं है इसमें गोले वाला, कोई गोला है। अगर वो तीन गोले हैं, ध्यान दीजिएगा, एक गोला, ठीक है, फिर दो गोला और एक गोला, यहाँ पर तीन गोला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह यहाँ पर बच रहा है। यहाँ पर जो स्पेस बच रहा है, यही हमारा क्या होता है? चतुष्फलकी। चतुष्फलकी होता है। चतुष्फलकी क्या है? तीन गोले आपस में रखे हैं, वही क्या होते हैं, और एक बीच में भी रख दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो जगह बच रहा है, ये हमारा क्या होता है? चतुष्फलकी होता है। देखो जब तीन गोले परस्पर सटा कर रखे हों तो उनके ऊपर कोई चौथा गोला उठा के पटक दिया जाता है, यानी कि रख दिया जाता है। तो इस प्रकार जो रिक्तियां बनती हैं, जो स्थान बचते हैं, वही चतुष्फलकी रिक्ति होती है। अब देखते हैं अष्टफलकी। देखिएगा ध्यान से, अष्टफलकी क्या होता है? जब तीन गोले परस्पर संपर्क में रखे हैं तो उनके ऊपर पुनः तीन गोला रख दिया जाए, तो इस प्रकार जो रिक्ति बनते हैं, तो इसे हम अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। जैसे एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, दो गोला हो गया, एक गोला और यहाँ पर रख दिया जाए, तीन गोले हो गए। तीन गोले को रखे हैं, तीन गोले को और रख देते हैं, 1 2 3। अब जो ये रिक्ति बच रहा है इसके बीच में, ये जो रिक्तियां हैं, वही हमारा क्या है? अष्टफलकी होता है। अष्टफलकी होता है, अष्टफलकी रिक्ति होता है। तो अष्टफलकी रिक्ति क्या है? तीन गोले तो रखे गए हैं, तीन गोले इसके ऊपर और ला दिए जाते हैं और रख दिए जाते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है? अष्टफलकी रिक्ति होता है, ठीक है। चतुष्फलकी अष्टफलकी। अब देखते हैं चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति क्या होता है। देखो चतुष्फलकी रिक्ति अष्टफलकी रिक्ति की दोगुनी होती है, यानी चतुष्फलकी रिक्ति इक्वल टू क्या हो गया? 2n हो गया। कभी कभी आ जाता है, वैसे पूछता बहुत कम है ये। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या क्या होता है? किसी संख्या में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणु से घिरा होता है, यानी कह रहा है अगर कोई परमाणु है, ठीक है ना, कोई परमाणु है, जितने भी परमाणु द्वारा घिरे होते हैं, चाहे जितने भी जो द्वारा परमाणु घिरे होते हैं, उन्हीं परमाणुओं की जो संख्या होती है, उस परमाणु की संख्या को उस परमाणु का उपसह संयोजक कहते हैं। जो ये परमाणु है, इस परमाणु को कितने लोग घिरे हुए हैं? बहुत लोग घिरे हुए हैं ना। जो ये घिरे हुए लोग हैं, जो इनको देखो, जो घिरा है ये परमाणुओं, जितने भी लोगों द्वारा घिरा हुआ है, वही क्या होता है? उपसह संयोजक संख्या होता है, ठीक है ना। कभी कभी आ जाता है कि SCC की क्या जाता है? SCC की उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक, उपसह संयोजक संख्या कितना होता है? 6 होता है। SCC का उपसह संयोजक संख्या कितना होता है? 6 होता है। याद कर लो इसको। अभी याद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी काम लगेगा इसका। अभी देखो क्या बताता हूँ मैं इसका। तो कोई SCC, फिर BCC की उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या कितना होता है? SCC का 6 होता है और BCC का 8 होता है, और है FCC लास्ट CC की उपसह संयोजक क्या होता है? उपसह संयोजक संख्या कितना होता है? 6 8 ये हो गया, तो ये कितना होता है? 12 होता है। बड़ा आसान है, अभी देखते हैं हम आगे थोड़ा। तो सबसे पहले अभी हम देखो, हम SCC की संकुलन दस्ता जब निकालेंगे तब इसमें काम आएगा। एक बात नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले संकुलन दस्ता होता क्या है? देखो, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन,
प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। जो प्रतिशत होता है उसी को क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है भैया, संकुलन दक्षता का जो फॉर्मूला होता है, संकुलन दक्षता इक्वल टू क्या होता है, एक परमाणु का आयतन क्या होता है, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, पहले एक का फिर कुल का, यानी कि पहले एक का करेंगे फिर बटे में क्या लिख देंगे, कुल, यानी जितना दिया गया है सारे का आयतन गुणे 100, यानी मल्टीप्लाई 100% का रहा ना, तो इसलिए 100 से मैंने गुणा करा दिया। तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला अगर पूछ लिया गया तो क्या बताओगे, संकुलन दक्षता इक्वल टू क्या होता है, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100, एक परमाणु बटे कुल परमाणु गुणे 100। अब इसी के हेल्प से हम क्या एससीसी की संकुलन दक्षता, बीसीसी की और एफसीसी का निकालते हैं। चलो नेक्स्ट पेज से। तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, एससीसी की संकुलन दक्षता निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका, एससीसी का। तो मैंने कहा था क्या, फॉर्मूला सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है भैया, संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, यानी एक परमाणु का आयतन बटे पूरे जितने भी परमाणु हैं, यानी कि कुल परमाणु का आयतन, कुल परमाणु का आयतन, यानी एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। अब ये जो परमाणु परमाणु कर रहा हूं ये क्या है, जिसे ये कह सकते हैं गोले का आयतन है ना, एक गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अभी बता रहा हूं, देखो संकुलन दक्षता जब भी, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, हम एक परमाणु, देखिए एससीसी की संकुलन दक्षता निकालेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिएगा, एक परमाणु का आयतन यानी एक गुणे गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फॉर्मूला यही होता है, कुल परमाणु यानी कि पूरे परमाणु का हम क्या मान लेते हैं, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब गुणे 100। अब देखो यहां पर आर मुझे निकालना है, त्रिज्या का मान आर, लेकिन देखो आर इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या, क्योंकि एक ही जगह पर मुझे वही वैल्यू रखना पड़ेगा। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू a/2। अब यहां से मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो इसका बटे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2r इक्वल टू ए। ए की वैल्यू क्या आ गया आपका, 2r आ गया, क्या आ गया, 2r आ गया। तो ए की जगह पर मैं 2r यहाँ पर रख सकता हूँ, 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे, देखिएगा ध्यान से, ए की जगह पर मैंने क्या रख दिया है, 2r, क्या करना है, क्यूब, तो इसको मैंने कर दिया क्यूब गुणे के 100, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़ो, 1 गुणे 4/3 को ऐसे लिख दो, पाई आर क्यूब बटे के, देखो 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और आर का क्यूब है तो कर दो यहाँ पर आर क्यूब गुणे के 100। देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, आपका बचा क्या आपके पास, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ना। 4 बटे के यहाँ पर आ जाएगा 3, पाई ऊपर हो जाएगा, देखो ये बटे के नीचे है यानी 3 का नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर कर देंगे ऐसे गुणा का निशान, गुणे 100, ठीक है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। 8 त्रिक 24, और पाई का मान क्या होता है, पाई इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होता है, तो पाई की जगह पर यही रख देते हैं, 4 गुणे 3.14 बटे 8 त्रिक 24, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, और एक चीज कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छक 24 कर सकते हैं। अब क्या बचा ऊपर, 3.14 बटे 6 और गुणे के 100। अब देखो दशमलव हटाने के लिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव हट की यहाँ पर 100 है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये दशमलव जो है इधर खसक जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 314 बटे के 6, तो भाग कर दो, 6 पंचे 30, यहाँ पर बचा 14, तो 6 दूनी 12 दशमलव और 6 त्रिक 18, कितना आ गया। अगर मैं कह दूं कि एससीसी की संकुलन दक्षता क्या होता है भैया,
एससीसी की संकुलन दक्षता, तो कितना बताओगे? संकुलन दक्षता क्या होता है, क्या बताओगे? वो बताओगे यही 52.3% होता है। एससीसी की जो संकुलन दक्षता होता है वह 52.3% होता है। समझ आ गया क्या? एससीसी का आ गया। सेम प्रोसेस है, बीसीसी का भी ऐसे निकालेंगे, एफसीसी का भी ऐसे निकालेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं नेक्स्ट पेज से। चलो अब देखिए एससीसी का निकाल लिया, सेम प्रोसेस इसका है बीसीसी का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही फॉर्मूला संकुलन दक्षता का। संकुलन दक्षता का क्या फॉर्मूला होता है? संकुलन दक्षता का होता है फॉर्मूला एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, यानी एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु यानी कि गोले का आयतन। अब यहाँ पर एससीसी में 1 से गुणा कराए थे, थोड़ा सा अंतर है, इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे फॉर्मूला। एक आयतन का क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और कुल परमाणु का आयतन यानी पूरे का ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100। ठीक है, यहां से भी ए की वैल्यू मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहां पर आर की वैल्यू क्या लेंगे? आर इक्वल टू ए √3/4 हो जाएगा। यहां से ए की वैल्यू निकालना है तो इसका बटे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 का आर में करेंगे तो 4r हो गया, a√3 हो गया। देखो यहाँ से r इक्वल टू नहीं, a निकालना है मुझे, तो a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 4r, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या? 4r बटे के √3 आ जाएगा। तो यानी a की वैल्यू क्या आ गया? 4r√3 बटे में क्या आ गया? √3। तो चलो रख देते हैं वैल्यू, 2 चौके 8, इसमें ऐसे हम कर सकते हैं 8/3 पाई आर क्यूब बटे के ए क्यूब, यानी ए की वैल्यू क्या है? 4r बटे के √3, इसका करना है क्यूब। ठीक है, यहाँ क्यूब है मतलब घाते 3 करना है, यानी 3 बार गुणा करना है, गुणे 100। देखिएगा क्या क्या इसमें और चेंजिंग हो रहा है। 8/3 है, सेम लिख दो, पाई आर क्यूब इसको ऐसे रहने दो। देखो 4r बटे के √3, अब 4 का 3 में मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे हो जाएगा, फिर √3 का 3 बार गुणा होगा। चलो करके देखते हैं। तो 4 का देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, 4 का 3 बार करेंगे क्योंकि क्यूब है ना, 4 चौक 16 चौको 64, तो यहाँ पर आ गया 64, और r का क्यूब, सिर्फ अब r पे क्यूब लगा है। ठीक है, √3 का करेंगे तो √3 गुणे √3 गुणे √3, इसका क्या होगा? √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ गया, और √3 बचा तो 3√3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बटे के 3√3 लिख सकते हैं, 3√3। और कुछ बच रहा है क्या? हाँ बच रहा है, गुणे 100। आगे देखिए, कोई टप नहीं, अगर एक एक स्टेप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे ना, कुछ भी आपको कठिन नहीं लगेगा। देखो अब ये 3 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 पाई आर क्यूब बटे 3 तो नीचे आ गया, 64 है, और क्या है? आर क्यूब है, ये 3√3 यहाँ पर आ जाएगा, 3√3 गुणे के 100। देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, फिर 8 अठाई 64 कट गया, 8 आ गया यहाँ पर। कुछ कट रहा है क्या? और हाँ, 3 से 3 कट गया, जो बचा पहले उसको लिख देते हैं, पाई, और क्या बचा यहाँ पर? बस पाई बटे 8 गुणे 100, पाई बटे 8 गुणे 100। और देखो यहाँ पर भूल रहे थे √3 को, तो √3 को भी यहाँ पर लपेट लो इसी में। ठीक है, तो क्या हो गया? √3 पाई, पाई का मान क्या होता है? अभी बताया तो ऊपर 3.14 होता है, 3.14 होता है, और √3 के वैल्यू कितना होता है? 1.73 होता है, इसको याद कर लो, होता है ये। ठीक है, इतना हुआ। अब चलो गुणा कराते हैं इसका, तब कुछ और समझ में आएगा धीरे धीरे। 3.14 का गुणा 1.73 में करूंगा आपके सामने, 3.14 गुणे 1.73 का, तो 4 3 12, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 9, 7 त्रिक 21, 1 का 4 में करेंगे 1 4 1 3। चलो जोड़ लेते हैं,
2, हाँ, और 4 तिहाई 12, 9 दूनी 18, 18 2 20 2 22, 22 1 23, ठीक है 23, 1 1 2 और 2 2 4, 3 2 5, 2 2 4, 4 अंक बाद 1 2 3 4, यहाँ आ गया क्या आ गया 5.4322, क्या आ गया 5.4322। तो चलो इस लिख देते हैं, क्या आया 5.4322 गुणे के 100, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटे के 8। हाँ, अब देखो ये दशमलव है उधर खसक जाएगा क्योंकि ये 100 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 5 4 3, 2 अंक इधर खिसकेगा तो यहाँ 3 के पास आ जाएगा 2 2 बटे के 8। चलो इसका भाग करके देखते हैं हम। 8 6 48 49 पर 8 7 56 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 6 48 और 8 7 56, 8 6 48, हाँ 8 7 56.8 9 72, लगभग ये आ रहा है 67.9 के आसपास आ रहा है। आप देख लेना थोड़ा आगे पीछे और ले जाना है ना इसके पास, यानी लगभग आप 68 भी कह सकते हैं, 68 भी आप कह सकते हैं। जो बीसीसी की संकुलन दस्ता आया है वो क्या आया है 68 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा, है ना। तो ये आया है, आ गया समझ में, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ही चेंजिंग है। चलो नेक्स्ट पेज में इसको भी करके देख लेते हैं, तब पता चल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एफसीसी की संकुलन दक्षता सेम है। सबसे पहले हम संकुलन दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता का क्या फॉर्मूला होता है, एक परमाणु का आयतन, क्या होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, यानी टोटल कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। सबसे पहले एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु इसमें किसमें देखो, एफसीसी में 1 से गुणा किए थे, बीसीसी में 2 से और एफसीसी में 4 से। तो यही गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे कुल परमाणु का आयतन, यानी टोटल ए क्यूब हो जाएगा, है ना, गुणे के 100। एक ही जगह पर क्या रखेंगे, देखो ध्यान से, एक ही स्टेप चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। देखो ए आर इक्वल टू क्या होता है a/2√2। अब यहाँ से मुझे निकालना है ए की वैल्यू, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2√2 हो जाएगा, r इंटू 2√2 हो जाएगा, ठीक है, मानते हो, एग्री करते हो ना भाई। ये चीज़ है, एक ही जगह पर यही हम रखेंगे, चलो रखते हैं। अच्छा, ये जो है परमाणु का आयतन बार बार रख रहा हूँ, ये जेड की वैल्यू होता है, जैसे एससीसी में जेड की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया, बीसीसी में आपने 2 से किया और एफसीसी में आपने 4 से किया, है ना। चलो अब रखते हैं आगे, 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे के ए क्यूब की जगह पर यही 2√2 इंटू आर का क्यूब गुणे 100। आगे पीछे तो लिख ही सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 4 का 4 में कर सकते हैं तो हो गया 16/3 पाई आर क्यूब बटे के 2√2 का क्यूब करना है, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2√2 का क्यूब करना है, यानी 3 बार गुणा करना है इसका। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया यहाँ से, और √2 का √2 में करेंगे तो क्या हो गया 2 आ गया, और √2 तो अकेले बच गया, इसको बेचारे को ऐसे ही रहने दो। 8 दूनी 16√2 आ गया, कितना आ गया 16√2 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 16√2 क्या करना था क्यूब आर का, तो यहाँ पर आर क्यूब बचा है, बस आर क्यूब पिटा गया, चला गया अपने घर पे। अभी क्या बचा हमारे पास, देखो 16 3 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 16 से 16 पिटा गया तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर बचा पाई, 3 तो नीचे आ जाएगा, 3√2 गुणे के 100, ठीक है। पाई की वैल्यू हम सबको पता है 3.14 होता है, और 3√2 की वैल्यू क्या होता है 1.14 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। 3.14 बटे के 3 और √2 की वैल्यू है 1.4 गुणे के 100, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3.14 बटे के 3 गुणे जो भी है। अब देखो इसमें दशमलव मुझे हटाना है, दशमलव हटाने के लिए पहले एक काम करना पड़ेगा कि 100 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा,
तो घबराइए मत, ऐसा हम कर सकते हैं कुछ आसान बनाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस इसीलिए, है ना। देखो ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से हम चलेंगे, ठीक है। देखो ये 100 है ऑलरेडी, 100 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव जो है हमारा खसक के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 314 बटे के 3 का इसमें गुणा कराओ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, तो 4.23। अब 100 से फिर से कर रहे हैं गुणा। ये 100 तो ऑलरेडी हमेशा प्रतिशत रहता ही है, संकुलन दक्षता में ही है ये तो, है ना। तो इसको जबरदस्ती तो ला नहीं रहा हूँ कहीं से ना। अब आगे देखते हैं, 314 बटे 4.23 गुणे 100 बटे 100। देखो अब हम 100 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 314 100 से करेंगे तो 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा और ये 2 जीरो खसक जाएगा, तो क्या हो गया 423 आ गया। चलो इसको भाग करके देखते हैं, तो भाग करूं फिर आपसे मिलता हूं। तो देखो भैया, इसका भाग करने पे लगभग इतना आ रहा है, 79% आ रहा है। आप भी करके देखिएगा और बताइएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ टॉपिक हैं जो बच रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी रस उसके बारे में बताना है, दोष के बारे में बताना है, थोड़ा सा और है। चलो एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। देखो आ गया दोष। दोष क्या होता है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। दोष क्या होता है, हमारे गांव में, हमारे सभी जगह ये होते हैं लगभग, कि दोष वही होता है जो मतलब कहने से मना किया जाए कि ये मत करो, इस दिन दोष है करना, है ना, ऐसा समझते हो ना। तो ये एक चीज है कि किसी ठोस के कणों के नियमित क्रम में आने वाली जो रुकावट होती है वही दोष कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी ठोस के जो कणों में आने वाली जो रुकावट होती है वही क्या कहलाती है, दोष कहलाती है। जैसे कोई काम करने से पहले ही आपको रोक दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। कोई काम करने जा रहे हैं, उसको करने से पहले ही कोई रोक देता है, वही क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रस समीकरण। अब गन्ना का रस नहीं मेरे भाई, गन्ना का रस मत समझ लेना, रस समीकरण दोष। और एक होता है अरस। अब अरस से समझ में आ रहा है कि ये उसका उल्टा ही होगा, है ना। रस समीकरण और अरस समीकरण। रस समीकरण क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर आपने गन्ना का जूस बनाया तो उसमें क्या है, पानी वानी ना मिलाओ तो एकदम मीठ वैसा ही वैसा रहेगा, है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर पानी मिला दोगे क्या हो जाएगा, मीठ अलग हो जाएगा, कोई इसमें। तो रस समीकरण जो होता है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। और अरस में पानी वानी मिला के अल्कोहल, मतलब खूब तरह से उसमें दही मिला दो या छाछ जिसको माठा बोलते हैं गांव में, ये मिला दो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, वो अरस समीकरण होता है ना। अब रस समीकरण दोष के प्रकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने, अब देखिएगा 60 की दोष। अब देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 की दोष, फ्रेंकल दोष, रिक्तिका दोष, संतराकाशी दोष, ये चारों दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम सीखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपके घर पे भाई बहन तो होंगे, आप कुछ होंगे भाई बहन तो होंगे, तो देखिए उसमें अगर 2 रुपए आपकी मम्मी ने तुम्हें दिया तो तुम्हारी मम्मी ने ही अब तुम्हारी बहन को भी देंगी, यानी कि बेटा और बेटी को 2-2 रुपए दे देंगी। लेकिन ऐसा करते बहुत कम लोग हैं, झगड़ा तो होता ही है, ठीक है, होना भी चाहिए। तो 60 की दोष क्या होता है, जो बराबर मात्रा में आदान प्रदान हो, जो बराबर मात्रा में आदान प्रदान हो। जैसे ये 2 रुपए तुमने इनको दिया और ये भी तुम्हें क्या होंगे, 2 रुपए तुम्हें भी ये दे देंगे। यानी फिर से समझेंगे हम, 60 के दोष क्या होता है, वह दोष है जो एक दूसरे को समान मात्रा में आदान प्रदान करते हैं। अब इसको अच्छा और अच्छे तरीके से हम सीखेंगे अगर, तो जो धनायन और ऋणायन होता है, जैसे प्लस, इसको ऐसे बनाना भी है आपको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको प्लस तक छोड़ो, माइनस प्लस 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 माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें ये हमारा 60 की दोष के इसी में से बताएंगे। देखो प्लस माइनस इस प्रकार से लिख दिया। अब ये माइनस इसके पास चला गया, कहा भैया तू वहां से खसक ले, नहीं तो तेरा कपार फोड़ दूंगा। ये बोला माइनस, माइनस क्या बोला है कि हट ले यहाँ से, फटाफट हट ले तू। तब ये बोला अच्छा हटा रहा है तू ना, चल तू भी हट, अब चल तू भी हट जा।
तो यानी कि हम जिस प्रकार से डिस्क को मतलब हम आगे बैठ जाते हैं, आगे को चेंज करके पीछे चले जाते हैं, या पीछे को हटा के आगे बैठ जाते हैं, वही चीज ये भी है। 60 के दोस्त क्या कर रहा है भैया, जो माइनस है वो प्लस को हटा रहा है, और प्लस और क्या है माइनस को। जैसे एक लड़का एक लड़की को हटाते कि तू इधर से चली जब भाग जा, तो वो कह रहा है चल पहली फुर्सत में दफा हो, क्या पहली फुर्सत में दफा हो। तो वही चीज ये भी है 60 की दोस्त, जिसमें प्लस और माइनस एक सही अनुसार, एक मतलब धनायन और ऋणायन एक सही मात्रा में क्या हो, एक दूसरे को आदान प्रदान करें या अलग हो, यही क्या होता है 60 की दोस्तों होता है। आई होप ये आप समझोगे। चलो कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है 60 की दोस्त, एक एक दोष समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोष है जो करने से दोष होता है वही कर रहे हैं हम लोग। रिक्तिका दोष, पहला है 60 की दोष, दूसरा है रिक्तिका दोष, तीसरा है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या है, फ्रेंकल दोष है, और लास्ट इज अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी अभी एक एक करा के बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। अंतराकाशी दोष देखिएगा, 60 की दोष क्या होता है, 60 की तो ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होता है, यानी धनायन भी गायब होता है और ऋणायन भी गायब होता है, वही क्या बोलाता कहलाता है 60 की दोष कहलाता है, ठीक है ना। जैसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। देखो यहाँ से जो ये माइनस है ये उठ के इसके पास चला आता है, ये माइनस इसके पास चला जाता है और ये भी इसके पास चला आता है, यानी आपस में जब धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, आपस में बदली कर लेते हैं, क्या आपस में बदल लेते हैं, चाहे धनायन ऋणायन से बदल ले चाहे ऋणायन धनायन से बदल ले, वही क्या होता है 60 की दोष कहलाता है। समझ आ गया। 60 की दोष क्या होता है, ऐसा दोष जो धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, यानी इसमें से अगर धनायन जाएगा तो उसमें से भी धनायन जाएगा, ऋणायन जाएगा तो इसमें से भी जाएगा और उसमें से भी जाएगा। उम्मीद है आ गया होगा। रिक्तिका दोष नेक्स्ट पेज से चलो सीख लेते हैं उसको भी। देखिएगा, देखो अब हम देखते हैं रिक्तिका दोष, चलो इसको भी देख लेते हैं। रिक्तिका दोष क्या होता है हमारा, रिक्तिका दोष वह दोष है जिसे दो लोग हैं, अब ये दोनों भाई हैं, अब ये दोनों ठोस थे, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि अगर भाई हैं तो कभी न कभी अलग तो होंगे ही होंगे। तो रिक्तिका भी क्या है, एक दूसरे का रिक्त स्थान भर लेता है, यानी ये जो दोनों ठोस हैं एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। अगर फिर से मैं इसको बनाऊं तो क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, यानी ये जो दोनों ठोस है वो अलग अलग स्थान ग्रहण कर लेता है, यही क्या होता है रिक्तिका दोष। फिर से सुन लो एक बार, रिक्तिका दोष क्या होता है, ऐसे ठोस जो अलग अलग रिक्तियां भर लेती हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, बाकी आप कॉपी में देख लो। रिक्तिका दोष ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी कि जैसे दो है ये चीज, ये अपने ठोस अवस्था से, देखिए ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ये गायब होकर अलग अलग टूट जाते हैं, यही हमारा रिक्तिका दोष होता है। जैसे AgBr एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, या NaCl। अब NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो रिक्तिका दोष भी है, ये टूट जाता है आपस में, है रिक्तिका दोष क्या कर देता है, आपस में तोड़ देता है। दोष फ्रेंकल दोष क्या है, ऐसा दोष, पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, चालू रखिए 2 मिनट। हाँ देखो, फिर 60 के दोष आ गया, बराबर मात्रा में एक दूसरे से आदान प्रदान करता था। फ्रेंकल दोष जो होता है ये क्या है, अभी देखिए इसमें भी ऐसे बनाइए, प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखिए बोलोगे भैया यहाँ पर तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था प्लस, तो वही चीज एक आ रहा है फ्रेंकल दोष, ये प्लस जो है कहीं खसक के यहाँ पर आ गया, बोला तू निकल यहाँ से, क्या बोल रहा है तू यहाँ से निकल जा भाई, तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्या तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये प्लस जो है इसके प्लस के पास आ गया और बोल रहा है तू भाई यहाँ से हट जा, तो ये भी जिद्दी है, ये भी क्या है, जिद्दी है कि नहीं हटूंगा, क्या कर लेगा तू, क्या ये भी कह रहा है कि नहीं हटूंगा। तो फ्रेंकल दोष क्या हो रहा है कि अपना जो स्थान है, ये अपना स्थान तो छोड़ दिया लेकिन ये दूसरे के पास जाके खड़ा है, यही होता है फ्रेंकल दोष। अगला है फ्रेंकल दोष।
ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कोई ऐसा दोष है जिसके स्थान पर कोई दूसरा स्थान क्या कर ले रहा है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ना, ये प्लस है। यहाँ देखिएगा ये प्लस उठ के कहाँ जा रहा है, कहीं दूसरी जगह पर आ जा रहा है, यही क्या हो रहा है, यही क्या कहलाता है, फ्रेंकल दोष। यानी जब धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, कोई धनायन है वो कोई अलग स्थान, जैसे यहाँ खाली स्थान था यहाँ पर ये धनायन यहाँ पर चला आया उड़ के भाग के, है ना, तो ये क्या होता है, फ्रेंकल दोष होता है। लास्ट देखिएगा अंतराकाशीय दोष क्या कह रहा है, चित्र से ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप चित्र देख लेंगे ना तो आपका सारा डाउट तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये सब मिटा दे रहा हूं मैं, इरेज कर दे रहा हूं ना, सिर्फ मेरा बच रहा है क्या, अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष को हम देखेंगे ध्यान से, यहां पर प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर भी बनाएंगे, ये अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये अंतराकाशी का दो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस, तो प्लस आके कहीं यहाँ चला रहा है, देखो ये यहाँ पर आके यहाँ पे रुक गया प्लस, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ही बनाएंगे प्लस माइनस, इतना ही बनाओ ना, माइनस प्लस माइनस, क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस जो है निकल के कहीं यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है ना। तो ये होता है आपका अंतराकाशीय दोष। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। धन्यवाद। अंतराकाशीय दोष, अंतराकाशीय दोष जो होता है मतलब ये बराबर मात्रा में ये भी होता है, कुछ कण निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे कण हैं जो अपने स्थान से उठकर एक कोई अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वही अंतराकाशीय क्या कहलाता है, अंतराकाशीय दोष कहलाता है। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें दो चित्र बना, देखिए जितना डायग्राम अगर बनाओगे तो नंबर मिलता है भाई, बता दे रहा हूं मैं, एक बेनिफिट है, ठीक है। एक ये रहा, एक इधर भी बनाओ, प्लस माइनस प्लस, बस सिर्फ अंतर ये है मेरे भाई ना कि हमें गायब कराना है, बस बराबर मात्रा में एक जगह से ये कुछ गायब करा दे रहा हूँ, वहां से भी कुछ गायब करा दूंगा, ठीक है। ये चीज है, यहाँ से जैसे मैंने ये प्लस गायब करा दिया, प्लस गायब करा के कहीं ये देखो ए यहाँ पर आके खड़ा कर दिया प्लस को, तो प्लस यहाँ पर नहीं है, अब प्लस यहाँ पर आ गया, तो ऐसे यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे ये माइनस जो है यहाँ नहीं है, यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया माइनस, तो यही चीज क्या कहलाता है, अंतराकाशीय दोष। तो अंतराकाशीय दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें कुछ कण या कुछ आयन निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय यानी कोई अलग से स्थान खोज लेते हैं, स्थान पर चले जाते हैं, वही क्या कहलाता है, अंतराकाशीय दोष कहलाता है। आई होप आपको इसको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार अगर आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।